ओके, ये एनुअल 2017 ऑब्स का क्वेश्चन नंबर 1, physiology of pregnancy से enlist 2 changes in the cardiovascular system, decreased BP, increased heart rate, increased cardiac output, increased stroke volume, हम कर चुके हैं. फिर B के अंदर enlist 2 adaptations in the respiratory system. I already told you deep breathing से आप याद रखें, ठीक है. फिर C के अंदर enlist change in fasting plasma glucose concentration first half of pregnancy. हाँ जी बताएं, फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है? OGTT क्या आता है? नॉर्मल या अब नॉर्मल? ये तो ऑब्वियसली अब नॉर्मल आएगा. क्या होता है ग्लूकोज को? एक्चुअली आई शो यू गाइस द नोट्स जो मैंने कल भी दिखाए थे. शेयर माय स्क्रीन. ठीक है. I tried really hard to find the reason why this happens, but at the end of the day, you're just gonna have to remember that this happens. हाँ, नॉर्मल जो है नॉर्मल नहीं होता, ठीक है. फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फर्स्ट हाफ में यू कैन से ये रिड्यूस हो जाती हैं और इंसुलिन लेवल्स सही रहते हैं, बट ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन जो है ना कम हो जाती है. तो जो OGTT होता है उसका एक इनहैंस्ड रिस्पॉन्स आता है, ठीक है. मतलब इंसुलिन नॉर्मल दिखेगी लेकिन रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज की वैल्यूज होंगी. फिर ओके, let's move to the next question. Okay, question number 2. Primary Gravida is visiting the antenatal clinic for the first time after missing 2 periods. Her urine for pregnancy test is positive. A, enlist 3 dietary advice for optimal weight gain in pregnancy, and B, enlist 2 investigations with an indication why it will be carried out. Fasting blood sugar ना कम आएगी फर्स्ट हाफ में ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है. और OGTT जब करेंगे तो उसमें इंसुलिन का लेवल नॉर्मल आएगा लेकिन ग्लूकोज के लेवल्स ज्यादा रिड्यूस्ड आएंगे, तो इट विल बी एन अबनॉर्मल OGTT, ठीक है. सो लिटरली इसका 1 मार्क है C का. तो इफ यू राइट रिड्यूस ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, आई थिंक इट शुड बी सफिशिएंट टू स्कोर दैट 1 मार्क, ठीक है. 2A, 3 dietary advices, optimal weight control in pregnancy. Should we tell her to eat for 2 people? Yes or no? ये बहुत कहते हैं ना कि अब आप 2 हैं तो 2 का खाना खाएं. You're like, no bro, that does not happen. You're not supposed to do that. आपकी प्रेगनेंसी में प्लस 500 कैलोरीज होती है और लैक्टेशन में प्लस 400 कैलोरीज होती है. आई माइट हैव आगे पीछे दैट कर दिया हो मैंने, लेकिन बेसिकली आपने थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा खाना है और आपने क्या करना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सही लेने हैं, डाइटरी फाइबर अपना एडिक्वेट लें, स्मॉल मील्स थ्रू आउट द डे ले लें. ओके, पेज नंबर 16 है इसका, ठीक है. और स्नैक्स अवॉइड करें. उसके अलावा जो जंक फूड है उसको अवॉइड कर. लिटरली आप यू कैन मेक दिस अप, आई स्वेयर. लाइक यू कैन लाइक 3 डाइटरी एडवाइसेस नॉर्मल लोगों को भी जो देनी चाहिए वो दे सकते हैं आप इसमें, कि जंक फूड ना खाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं, ठीक है. सो दिस इज A is like just wing it, I swear, ठीक है. B के अंदर enlist 2 investigations with an indication why it will be carried out. हम ऑलरेडी जो बुकिंग विजिट वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके साथ क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए. तो देयर इज अ बंच ऑफ थिंग्स यू कैन डू इन दिस लेडी, एंड शी इज अ प्राइमी, तो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं कुछ जिसमें इसमें इंक्रीज्ड हो सकता है. फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है. इट्स अ रिलेटिव रिस्क फैक्टर इन हर प्राइमरी ग्रेविडा में, तो हम बीपी उसका चेक कर सकते हैं. उसके अलावा वही नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस कराएं, फुल ब्लड काउंट कराएं, आप एनीमिया चेक कर सकते हैं उसमें, आप उसमें वो क्या कहते हैं इन्फेक्शन का चेक कर सकते हैं, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल करा सकते हैं, उससे आपको एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया का पता चल जाएगा. ये भी टेबल पेज 19 के ऊपर है, ठीक है. फिर वही सारी ब्लड ग्रुप करा सकते हैं, एंटीबॉडी स्क्रीन करा सकते हैं, इन्फेक्शन स्क्रीन करा सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है. सो यू कैन डू अदर स्क्रीनिंग्स एज वेल. तो लेकिन उन्हें 2 मांगी है तो उनमें से कोई भी 2 इन्वेस्टिगेशन आप उनको दे दें. Question number 3.
A 20-year-old gravida 2 para 1 has come to the antenatal clinic concerned for the well-being of her baby. Her last baby was small for gestational age. Now she is at 18 weeks of pregnancy. Single best investigation क्या है 18 weeks पे? Ultrasound. Thank you. ये तो आंसर यहाँ लिखा हुआ है, but somebody's already sent in the answer. Perfect. Ultrasound करना है हमने. B, and list 3 reasons why you would carry out the investigation. हाँ जी. तीन क्या हमने पहले भी, इसलिए मैंने अल्ट्रासाउंड थोड़ा डिटेल में बताया था कि अल्ट्रासाउंड पे क्या क्या हमें पता चल जाता है डेटिंग के अलावा. सी, व्हेन विल यू रिपीट दिस इन्वेस्टिगेशन? ठीक है. किसी ने लिखा है एनोमली स्कैन is done at the 20th week. Yeah, this is 18 to 22 weeks में आप एनोमली स्कैन कर सकते हैं. तो हाँ, मुझे बताएं ना, 3 चीजें बताएं ना जो आप उसको इस स्कैन पे नजर आ सकती हैं. क्या चेक कर सकते हैं आप? चलो एक पॉइंट हो गया है, स्क्रीन कर लें एनोमलीज के लिए. नंबर 1, 2 and 3 क्या करेंगे? हाँ, you can write the measurement separately. You can write abdominal circumference, head circumference, femur length. ये सब आप लिख सकते हैं. आप लिख सकते हैं growth assessment, oligo या polyhydramnios, a position of placenta. You can identify the chorionicity as well. ठीक है. तो ये सब जो फीटल असेसमेंट वाला चैप्टर है ना, उसकी हेडिंग्स हैं बेसिकली सारी, वो जो लिखी हुई है ना कि अल्ट्रासाउंड से आप ये चेक कर सकते हैं. तो और again you can do screening for trisomies. Okay, yes. Is there an audio problem? Okay. Right, we're done with B. C is, when will you repeat this investigation? Okay, somebody has said 24 weeks. Justify, please. ओके, तो उन्होंने ऑलरेडी अब 18 वीक्स पे स्कैन कर लिया है. अकॉर्डिंग टू नॉर्मल विजिट्स क्या होता है कि हर 4 वीक्स बाद ना, इस टाइम पे हम हर 4 वीक्स बाद एक विजिट रखते हैं. तो when will you repeat this investigation? You can repeat it. Yeah, you can repeat it after 4 weeks. ठीक है, तो 22 weeks पे कर सकते हैं, या आप रेंज दे दें. इफ यू आर डाउटफुल इन योर एग्जाम अबाउट अच्छा मैं क्या लिखूं एग्जैक्टली, तो यू कैन राइट आफ्टर 4 weeks कर सकते हैं 22 पे, या फिर आप रेंज दे दें 22 to 26 weeks फॉर एग्जांपल आप लिख दें, जस्ट एज अ रेंज, जस्ट टू मेक श्योर दैट you can score the mark. Okay, I'm just gonna take a 2-minute break. And then we'll get back to this at 7:12-ish. ठीक है ना?
Okay, question 4. A 30-year-old primary gravida is in labor for the last 8 hours. She is 6 centimeter dilated on vaginal examination. 3 signs on CTG suggestive of fetal compromise, and B, enlist 2 contraindications for epidural analgesia. हाँ जी, CTG पे क्या क्या suggest कर सकते? हाँ, decelerations हो सकती हैं. She's in labor, so which kind of decelerations? Type 1 या type 2? Type 1 normal आएगा, ठीक है. Type 1 is okay because उसका मतलब है during the uterine contraction deceleration आ रही है. अगर type 2 आएगा तो that's a bad thing, तो उसका fetal compromise की तरफ हम जाएंगे. Again अगर type 2 या इस तरह उसको ये वो भी कह सकते हैं कि delayed deceleration या late deceleration, ठीक है. उसके बाद एक ही हो गया डिसेलरेशन वाला, ठीक है. अब फीटल हार्ट रेट को भी हमने देखना होता है. फीटल हार्ट रेट क्या होगा? 110 to 150 नॉर्मल था, तो अगर हम 100 से कम देखें तो दैट्स नॉट गुड. उसके बाद बेसलाइन वेरिएबिलिटी, अगर हाँ बेसलाइन वेरिएबिलिटी को क्या होगा? लेस देन 10, ठीक है. 10 to 15 हम चाह रहे थे कि 20 per minute हो. अगर बेसलाइन वेरिएबिलिटी लेस देन 10 बीट्स पर मिनट हो दैट्स बैड. उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाती है. हाँ जी, एक्सेलरेशन को क्या होगा तो बैड होगा अगर एक्सेलरेशन गायब हो जाए, ठीक है. मतलब 0 एक्सेलरेशन आ रही हो या लेस देन 2 हम कहते हैं. मोर देन 2 को हम अच्छा कंसिडर करते हैं और अगर लेस देन 2 है तो दैट्स नॉट गुड, ठीक है. तो ये मैंने चारों आपको पैरामीटर्स बता दिए हैं along with the abnormality. इन्होंने 3 साइन का है, इसमें से आप 3 लिख दें, ठीक है. बी के अंदर enlist 2 contraindications for epidural analgesia. तो ये पेज 221 पे बॉक्स बना हुआ है. आई थिंक टू बॉक्स ही है ना. हाँ, बॉक्स के ऊपर ये इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस दोनों लिखे हैं एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के, ठीक है. मोस्ट रिलायबल जो है लेबर के अंदर एनाल्जेसिया हम एपिड्यूरल को कंसिडर करते हैं, ठीक है. इट्स द बेस्ट वन. तो इसमें हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेशंस आती हैं. कोएगुलेशन डिसऑर्डर हो कोई, या लोकल या सिस्टेमिक सेप्सिस हो. उसके अलावा अगर कोई हाइपोवोलेमिक स्टेट हो, एंड देन यू कैन से कि इनसफिशिएंट नंबर्स ऑफ ट्रेन स्टाफ, मतलब एनेस्थेटिस्ट नहीं है या मिडवाइफरी केयर नहीं है, ठीक है. नॉट एवरीबडी कैन जस्ट गिव द एपिड्यूरल, ठीक है ना. तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या थी? कोई कोएगुलेशन डिसऑर्डर है, कोई सेप्सिस हुआ हुआ है, हाइपोवोलीमिया है, या इनसफिशिएंट ट्रेन स्टाफ. उसके अलावा इंडिकेशंस भी देख लेते हैं. व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया? इंडिकेशंस हमारे पास हैं. प्रोलॉन्ग लेबर होगा जिसकी वजह से हमने ऑगमेंटेशन देनी है, ठीक है. फिर मैटरनल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है कोई, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, कोई मैटरनल मेडिकल कंडीशन है जैसे कि जो हार्ट डिजीज है उसके अंदर हम मैटरनल स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, तो पेन की वजह से स्ट्रेस होगा ना, तो उसको अगर हम एपिड्यूरल दे देंगे तो उसका ये स्ट्रेस कम हो जाएगा. एंड देन इफ देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ ऑपरेटिव इंटरवेंशन, मतलब आपको लग रहा है कि ये फोर्सेप्स डिलीवरी तक काम जाएगा, तो आप पहले ही उसको एपिड्यूरल दे के रख दोगे, ठीक है. ओके, तो 2 कॉन्ट्राइंडिकेशंस आप कोई भी इसमें से लिख लें. Question number 5, gravida 5, para 4, second stage of labor for the last 2 hours. A senior obstetrician is counseling her for a vacuum delivery. 5A, enlist 3 prerequisites for vacuum delivery, and B, enlist 2 possible complications to the mother. हाँ जी, अब इसके साथ था हम जो कल एक क्वेश्चन था वेंटोज वर्सेस वैक्यूम का, सॉरी वेंटोज वर्सेस क्या कहते हैं फोर्सेप्स का, वो भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन कर लेते हैं. हाँ, प्री रेक्विजिट्स जो है हम दोबारा बताएं ना इसके. हाँ, सर्विक्स फुली डायलेटेड हो, मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड हो, स्टेशन 0 स्टेशन से नीचे हो, ब्लैडर एम्प्टी हो, एडिक्वेट एनाल्जेसिया दिया हो. ये पेज नंबर किस पे टेबल था? एक मिनट मैं निकालती हूँ. ये बड़ा सा ना एक बॉक्स बना हुआ है, यू विल हैव टू मेमोराइज इट. पेज 239 पे, हाँ ठीक है. तो इस पे प्री रेक्विजिट्स हैं सारे उसके. किधर हैं ये? 3 से ज्यादा ही प्री रेक्विजिट्स हम डिस्कस कर लिए हैं. बी, एनलिस्ट 2 पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस टू द मदर. हाँ जी, वैक्यूम डिलीवरी से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं?
दे कुड बी जेनिटल ट्रैक्ट ट्रॉमा, मतलब कोई वेजाइना का ट्रॉमा या पेरिनियम का ट्रॉमा हो सकता है, स्फिंक्टर इंजरी हो सकती है। फिलहाल आप मैटरनल बताएं, उसके बाद हम बेबी वाली कॉम्प्लिकेशन, टेयर हो सकता है। इसका फेलियर रेट बहुत हाई है, जिसकी वजह से आपको इंटरवेंशन चेंज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग लेबर का वो हो जाएगा। ठीक है, एंड देन मैटरनल की एक और भी है, मैटरनल वरीज अबाउट द बेबी। ये बुक में ऐसे लिखा होता है, मैटरनल वरीज अबाउट द बेबी। व्हाई वुड द मदर वरी अबाउट द बेबी? बिकॉज सेफल हीमाटोमा एक तो ज्यादा है, ऊपर इसके बाद ना वेंटोज यूज करके ना बेबी के हेड पे ऐसे एक निशान सा बन जाता है, तो वो उसको देख के मतलब उसकी मदर परेशान होती है कि मे बी दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन और समथिंग, बट इट्स जस्ट बिकॉज वहाँ कप यूज हुआ था ना। ठीक है, there's a higher incidence of cephal hematoma in the baby, अब मैं बेबी का बता रही हूँ, and there is cerebral hemorrhage का रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, उसके अलावा फेलियर का बता दिया, रेटिनल हेमरेज का रिस्क ज्यादा हो जाता है। ठीक है, या एंड समबडी हैज सेड कॉम्प्लिकेशन के अंदर पेन। हाँ, अगर आप उसको एडिक्वेट एनाल्जेसिया के बगैर करेंगे तो उसको पेन होगा। वैसे फोर्सेप्स में पेन ज्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू द वेंटोस। पेरिनियल पेन, यू मीन आफ्टर द डिलीवरी? वो तो दोनों में होगा, या पेरिनियल पेन आफ्टर द डिलीवरी, यस, दैट्स गोना रिमेन। ओके, now we'll do like a rough difference between ventos versus forceps, because there's always like that question कि क्या यूज करना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आए ना क्या यूज करना है, तो just write ventos slash forceps, ताकि you know, so that the examiner knows कि at least आपको ये तो पता है कि operative delivery होगी। ठीक है ना, अगर आपसे उस वक्त नहीं differentiate हो पा रहा। okay, excuse my amazing handwriting। अच्छा, तो ये बताएं फेलियर रेट किस में ज्यादा है? फेलियर रेट हायर फेलियर वेंटोज में है। ठीक है, इसमें भी है फेलियर रेट, बट इसमें ज्यादा है। अगर वेंटोज फेल हो जाए तो हम उसके बाद क्या करते हैं? वेंटोज फेल हो जाए तो हम फोर्सेप्स करते हैं, अगर फोर्सेप्स फेल हो जाए तो हमें सी सेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, ओके। अच्छा, मदर की कॉम्प्लिकेशन डिस्कस करते हैं। इसमें पेरिनियल टेयर या वेजाइनल टेयर का रिस्क किस में ज्यादा होता है? हाँ, फोर्सेप्स में। ठीक है, तो जो जेनिटल ट्रैक्ट ट्रॉमा है, ट्रॉमा, मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, उसका इसमें रिस्क ज्यादा होता है। इसका ये मतलब नहीं कि इसमें रिस्क जीरो है, इसमें है रिस्क, बट इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, ओके, ये इसमें मेन थे। अच्छा, अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में जो वेंटोस की कुछ ने स्पेशल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस लिखी हुई हैं कि बिफोर जो 34 वीक से कम वेंटोस यूज नहीं करते। ठीक है, सो लेस देन, ये मोर देन का साइन बन गया, तो 34 वीक से यूज नहीं करते, और 35 टू 36 वीक्स भी रिलेटिवली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो अगर आपके पास बेबी इससे कम एज का आ रहा है तो फिर आपने फोर्सेप्स का सोचना है। ठीक है, एक ये हो गया। फिर आपने देखना है कि जो बेबी का जो हेड है ना, वो ऑक्सीपिट एंटीरियर है, और अगर 45 डिग्रीज तक लेफ्ट या राइट है तो फिर आप वेंटोस यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये ऑक्सीपिट एंटीरियर की बात मैं कर रही हूँ अभी, और अगर ये 45 से ज्यादा है तो आप फोर्सेप तो यूज कर सकते हैं, सॉरी 45 से कम है तो आप फोर्सेप यूज कर सकते हैं, लेकिन 45 से ज्यादा भी है तो आप फिर रोटेशनल फोर्सेप्स यूज करेंगे। ठीक है, ओके, एंड समबडी इज एडेड टू द कॉन्ट्राइंडिकेशन पार्ट कि अगर स्टेशन अबव 0 है, और या आई वाज गोना टेल यू गाइस दैट स्टेशन अबव 0 है तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, उसके मतलब वेंटोस इज गुड कि अगर जो, हाउ टू एक्सप्लेन दिस, अगर आपके पास मिड एब्डोमेन में, मिड यूट्रस वाले एरिया में पड़ा ना, ये मैं पेज 238 फॉर रेफरेंस के ऊपर वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिव डिलीवरी वाला जो बॉक्स सा बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें यह है कि अगर आउटलेट पे हेड है तो उसके लिए वेंटोस इज वेरी गुड। ठीक है, लेकिन अगर लो या मिड है तो फोर्सेप्स
is preferred. And then at the end of the day, it depends on the physician कि वो क्या use करना चाहता है. हाँ, basic हो गया ना. इसमें फेलियर रेट ज़्यादा था, फोर्सेप्स में ट्रॉमा का रेट ज़्यादा था, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये सारी थी. 34 वीक से पहले नहीं यूज़ करना, 35 to 36 रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन. इसके अंदर ये रोटेशनल, बाय द वे रोटेशनल कप्स होते हैं, लेकिन फोर्सेप्स इज बेटर. कील एंड फोर्सेप आप लिख दें अगर बेबी के हेड को रोटेशन की ज़रूरत है, अगर उसका इस तरह पड़ा है. हमने जो कल क्वेश्चन किया था ना, उसमें बेबी का हेड ट्रांसवर्स पड़ा था, मतलब उसका यूं उसकी सूचर फील हो रही थी. ठीक है, अगर उसकी सूचर, दिस इज द बेस्ट वे वी वांट टू फील इट. ठीक है, ये एंटीरियर कर लें और ये पोस्टीरियर कर लें, इस तरह फील हो, परफेक्ट. या फिर वो ये 45 डिग्री का एंगल है ना, तो यहाँ पे हो तो वो भी सही है, यहाँ पे हो तो वो भी सही है. लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाए ना यहाँ पे, तो फिर हम फोर्सेप्स को प्रेफर करेंगे. सॉरी, ये तो बिल्कुल पिज्जा पाई बन गया है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, एंड आइदर वे अगर आपको उस वक्त नहीं समझ आ रही है कि व्हाट शुड बी द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू यूज, जस्ट राइट बोथ ऑफ देम. ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही दो है, वेंटोस या फोर्सेप्स, तो आप दोनों लिख दें. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. 20-year-old primary gravida at 30 weeks of gestation was received in emergency with history of tonic-clonic fits last 6 hours. BP ज़्यादा है, proteinuria +3 है. Diagnosis क्या है? हाँ जी, फौरन इसका डायग्नोसिस आना चाहिए. ट्रांसवर्स में आप वेंटोस भी यूज कर सकते हैं, फोर्सेप इसलिए बिकॉज आपने रोटेशन देनी है हल्की सी. ठीक है, एट द एंड आफ्टर वी डू ऑल द पेपर्स, अगर किसी को अभी तक इस वाले टॉपिक में डाउट है ना, ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा आज टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे. ठीक है, ओके, दिस इज अक्लैम्सिया, परफेक्ट. बी, इन्वेस्टिगेशंस क्या रिक्वायर्ड हैं? हाँ जी, क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? सारी आप वो बेसलाइन कर लें. ठीक है, CBC, RFTs, LFTs, कोएगुलेशन, बिलिरुबिन. ठीक है, उसके अलावा अपने बेबी के हालात भी चेक करने हैं, तो उसके लिए आप CTG और अल्ट्रासाउंड करवा लें टू चेक हाउ द बेबी इज डूइंग. ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई प्रेग्नेंट लेडी आएगी, थिंक व्हाट यू कैन डू फॉर द मदर एंड थिंक व्हाट यू कैन डू फॉर द बेबी. ठीक है, बोथ को आपने देखना है. ओके, एंड देन सी व्हाट आर द इनिशियल स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट. वही मैग्नीशियम सल्फेट देंगे उसको, वही जो सारा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो इनफैक्ट ना मैं आपको ग्रुप पे अभी सेंड करवा देती हूँ. somebody has sent very nice notes, तो these are excellent. ठीक है, okay, question number 7. 20-year-old woman, para 1, presents in the labor room after 1 week of normal vaginal delivery with heavy bleeding per vaginum for 1 day. Define secondary postpartum hemorrhage. उन्होंने आपको बता ही दिया ये secondary postpartum hemorrhage है, और आपने इसको define करना है. Definition ये है कि fresh bleeding from the genital tract between 24 hours to 6 weeks after delivery. Page 278 पे लिखा है. ठीक है, क्या था? Fresh bleeding from genital tract between 24 hours to 6 weeks after delivery. ठीक है, बुक में 6 वीक्स लिखा हुआ है. बी है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच? एक तो रिटेन्ड प्लेसेंटल प्रोडक्ट्स हैं, या फिर एंडोमेट्राइटिस. फिर सी के अंदर इसकी हम मैनेज कैसे करेंगे? हम एनाल्जेसिक देंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे, लेकिन मोस्टली हमने इंपॉर्टेंटली देनी है एंटीबायोटिक्स. ठीक है, एंटीबायोटिक्स देने. उसके साथ साथ अगर आपको रिटेन्ड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, तो आपने यूट्राइन इवैक्यूएशन भी करनी है. ठीक है, इसका मेन 2 पॉइंट्स अगर आपने बनाने हैं, वो है एंटीबायोटिक्स एंड यूट्राइन इवैक्यूएशन. उसके अलावा आप दूसरी चीजें भी दे सकते हैं. ठीक है, बिकॉज मे बी शी लॉस्ट सो मच ब्लड दैट यू नीड टू स्टेबलाइज हर एज वेल, तो वो सारे आप स्टेप्स लिख देंगे. मेक श्योर के जो मार्क्स है ना, उतने आप पॉइंट्स कम से कम लिख दें, और उनको आप अंडरलाइन कर दें. फिर उसके अलावा कुछ भी लिखते रहें. ये ना हो कि आप इतने सारे पॉइंट्स लिख दें और एग्जामिनर को मेन वाले पॉइंट ही नजर ना आए आपके आंसर में. ठीक है ना? ओके.